एसेट मैनेजमेंट कंपनी मिराय एसेट म्यूचुअल फंड ने अपना नया फंड लॉन्च किया है और इस एनएफओ का नाम है मिराय एसेट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। इसके क्या क्या फीचर्स है, एनएफओ के जो मेजर पॉइंट्स हैं वो आपको अभिषेक जी समझाएंगे। उसके बाद हम सर के पास चलेंगे और बेहतर तरीके से उनकी राय इस एनएफओ पर जानने के लिए। बिल्कुल दिव्या, मेरे म्यूचुअल फंड हाउस एनएफओ लेकर आया हुआ है और अगर फंड हाउस की अगर हम लोग बात करें तो 13वीं सबसे बड़ी एएमसी है ये एक तरह से। अगर म्यूचुअल फंड की अगर हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, कुल मिला के 2,22,000 करोड़ रुपए का इसका AUM है और करीब 17-18 साल पुरानी ये एएमसी है। अगर म्यूचुअल फंड जैसे कि ये लेकर आया हुआ है मेरे एसेट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की, यहाँ पर ये नया फंड है जिसमें एक तरह से अगर देखा जाए तो ये हाईवेज हो गए, एयरपोर्ट्स हो गए, उसके बाद मेट्रो हो गया, पावर प्लांट हो गया, रियल एस्टेट इंफ्रा हो गया, वाटर सप्लाई, जैसे जितने भी सेक्टर्स होते हैं उसमें यहाँ पर निवेश किया जाता है और फंड मैनेजर यहाँ पर बेहतर से बेहतर कंपनीज का सिलेक्शन करता है, उसमें निवेश करके बेहतर से बेहतर रिटर्न देने की यहाँ पर कोशिश की जाती है। बेंचमार्क इसका BSE इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर TRI है। सब्सक्रिप्शन की अगर बात करें 17 नवंबर से ये खुल चुका है और 1 दिसंबर तक आप इसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। अलॉटमेंट जो इसका रहेगा वो 5 दिसंबर को अलॉटमेंट मिल जाएगा। वहीं मिनिमम निवेश इसमें 99 रुपये से कर सकते हैं और 1,000 रुपये का लमसम निवेश इसमें किया जा सकता है। एग्जिट लोड 1% रहेगा अगर आप 3 महीने से पहले यूनिट्स को रिडीम या स्विच करते हैं। वहीं अगर पीयर कंपैरिजन में देखें तो कौन से ऐसे फंड्स हैं जो कि ऑलरेडी स्टैब्लिश हैं, जरा एक नज़र उस पर भी डाल लेते हैं। तो ICICI प्रूडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 35.85% का रिटर्न दे चुका है पिछले 5 सालों में। उसके बाद है HDFC इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 33.86% का रिटर्न इसने दिया है एनुअलाइज। इसके अलावा बंधन इंफ्रा फंड ने भी 32.94% का रिटर्न दिया है एनुअलाइज। उसके बाद है क्वांट इंफ्रा फंड 32.75% के साथ ये चौथे नंबर पर है। उसके बाद में 5वें नंबर पर है कैनरा रोबैको इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जिसने 32.11% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है पिछले 1 साल में। तो ये हैं कुछ स्टैब्लिश फंड्स जो कि ऑलरेडी यहाँ पर मार्केट में रिटर्न दे चुके हैं और अपनी धाक जो है एक तरह से यहाँ पर जमा चुके हैं। सर, यहाँ पर मैं आपको लाना चाहूँगा और सबसे पहले तो ये समझना चाहेंगे कि सर ये फंड जो होते हैं वो काम कैसे करते हैं और इन्वाइटीज़ और इंफ्रा फंड्स के बीच में मेन डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है? ये जो फंड जो आप बता रहे हैं और खास करके जो आई थिंक 5-6 नाम जो आपने बताए, जो अलग अलग फंड्स के जो परफॉर्मेंस है, राइट, ये सारे फंड जो है ये सेक्टोरल फंड्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करते हैं और ये फंड्स में प्रीडोमिनेंटली जो एलोकेशन जो होगा वो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कंपनीज जो वो बिजनेस में है उसमें होता है। तो एक कॉन्सेंट्रेटेड इन्वेस्टमेंट है ये। और अगर हम बात करें इस ये पर्टिकुलर NFO के बारे में, तो देखिए एक सिंपल सी राय होती है हमारी कि एटलीस्ट NFO में हम यूजुअली जो है एलोकेशन हम यूजुअली अवॉइड करते हैं क्योंकि ये नया फंड होता है, इसमें आपके पास लिमिटेड जानकारी होती है कि किस तरह से इस फंड को मैनेज किया जाएगा। ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो बहुत लिमिटेड होता है या फिर आपके पास शुरुआत के स्टेज में होता नहीं है। तो अगर आपका कन्विक्शन जो है किसी भी नए फंड पे, तो आप एक लिमिटेड एलोकेशन से शुरू करें या फिर उसको थोड़ा समय के बाद निवेश करें, उसको समझ के निवेश करें कि किस तरह का परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अगर हम बात करें जो सेक्टर, खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की बात करें, तो पिछले 4 वर्ष जो है ये सेक्टर के लिए अच्छे रहे हैं, जहां पे प्रीडोमिनेंटली अक्रॉस इक्विटी सेगमेंट में अगर हम देखें तो इस कैटेगरी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है कंपेयर टू अदर थीमेटिक एज वेल एज डाइवर्सिफाइड फंड्स। लेकिन वही आता है कि जो हमने कुछ समय पहले देखा कि एक स्टेज आया जब IT अपना समय IT वेंट थ्रू और इज गोइंग थ्रू अ टफ फेज, तो आपका सारा पैसा जो है वो एक ही तरीके के बिजनेस में लगा हुआ है और अगर उस टाइप का बिजनेस जो है अगर कहीं स्लो डाउन में आए तो उस पर इम्पैक्ट आता है। लेकिन सबकी अलग अलग स्टोरीज है। इंफ्रास्ट्रक्चर की अलग सिग्निफिकेंस है एक ग्रोइंग इकोनॉमी में जैसा इंडिया है, जिस तरह पे हम खड़े हैं। नो डाउट इंफ्रास्ट्रक्चर में और निवेश होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर ही अगर जब विच इज द बैकबोन, जब तक आप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड नहीं करेंगे तब तक जो ग्रोथ प्रोसेस जो है या फिर ग्रोथ जो है वो नहीं आएगा। तो नो डाउट इसमें पोटेंशियल बिल्कुल है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि एक नया फंड है और किसी भी नए फंड में निवेश करने के पहले आप उसको ज्यादा समझे तो बेटर है। और बाकी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स है, इनका एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। तो आइडियली
हमारी राय में हम दो चीज अभिषेक जी और दिव्या जी, हम दो चीज देखते हैं कि ना हम एनएफओ में निवेश करते हैं, राइट, और ना हम सेक्टोरल फंड्स में निवेश करते हैं, राइट, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, क्योंकि इन दोनों में जो है एक जो रिस्क जो है, मैं हमेशा और अभी भी आज भी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। लेकिन बहुत सारे निवेशक ऐसे हैं जो जो सेक्टर बेस्ड पे अपना एलोकेशन रखना चाहते हैं, तो उनके लिए एक ही राय है कि आप फंड को समझें, देखें, और उसके बाद जो है आप निवेश करें। लेकिन सेक्टोरल फंड में हमेशा एक एलिमेंट ऑफ रिस्क थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, जो आपका इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड में नहीं रहता। ठीक है सर। सर वैसे अगर कोई निवेशित रहे भी, आपने कहा कि एलोकेशन रखे, तो थोड़ा सोच समझ के रखें। सर कितना टाइम होराइजन लेकर चले जितने के लिए इन्वेस्टेड रह सकते हैं इस टाइप के फंड में, और किस नेचर का इन्वेस्टर जो है उसके लिए सबसे ज्यादा सूटेबल है ये फंड्स? तो देखिए, ऐसे निवेशक, देखिए मैं यूजुअली सजेस्ट करता हूं कि जिसका एक पोर्टफोलियो एक रीजनेबल साइज हो जाए ना, एक अच्छा डिसेंट साइज का हो जाए, तो अपने आप आपकी रिस्क लेने की क्षमता बढ़ जाती है। तब आप सेक्टोरल फंड्स में आप उसको देखें कि कौन सा सेक्टर या फिर कौन से थीम में एक एडिशनल एलोकेशन लेकर आपको अपने पोर्टफोलियो में बढ़ाना है, राइट। तो सजेशन एक ही होगा कि अगर आपका पोर्टफोलियो साइज अगर डिसेंट है और आपको ऐसा लगता है कि एक पर्टिकुलर सेक्टर पे अगर आपको निवेश करना है, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज आप थोड़ा सा समय ले लीजिए, बिकॉज अगर एक और पॉइंट ये है कि अगर इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड जानते हैं, मैनेजर्स जानते हैं कि फंड मैनेजर्स अगर जानते हैं कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर इज गोइंग टू डू वेरी वेल, दे ऑल्सो हैव एन ऑप्शन कि इसमें आपका एलोकेशन बढ़ा दे, राइट, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप डाइवर्सिफाइड में रहोगे तो आपके पूरे सेक्टर को मिस आउट करोगे। ये सारे जो सेक्टोरल फंड या फिर थीमेटिक फंड्स हैं, इन्हीं का मिश्रण करके एक इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड बनता है, राइट। तो कहीं ना कहीं एलोकेशन आपको मिलेगा, लेकिन अगर आपका कन्विक्शन एक पर्टिकुलर सेक्टर में या फिर एक पर्टिकुलर थीम में ज्यादा है, तो अगर आप एलोकेशन लेना चाहें तो आप अपने हिसाब से लीजिए, लेकिन सीमित रखें। सर एक शॉर्ट में मैं आंसर आपसे चाहूँगा इस सवाल का। हम लोग ने रिटर्न्स तो हम लोग ने देखे कि मतलब इंफ्रा के जो पेयर कंपैरिजन हम लोग कर रहे थे उसमें काफ़ी अच्छे रिटर्न रहे, मतलब ल्यूक्रेटिव है, 32% से ऊपर के रिटर्न और 35% तक ये गए हैं ऑलमोस्ट 5 ईयर्स के एनुअलाइज रिटर्न की अगर बात करें। सर इसमें कुछ रिस्क की भी अगर हम लोग बात करें, क्योंकि ऑब्वियस बात है रिवॉर्ड्स तो यहाँ पर खूब सारे हैं, अगर रिस्क की भी हम लोग बात करें तो सबसे बड़ा रिस्क सर आप यहाँ पर क्या मानते हैं? कंस्ट्रक्शन रिस्क है, रेगुलेटरी रिस्क है, या फिर रेवेन्यू से रिलेटेड कोई रिस्क है यहाँ पर, या हो सकता है? जी, मैं ब्रॉड थीम पे बेसिस पे बात करूंगा। अगर आपका प्रश्न अगर थीम को रिलेटेड या सेक्टोरल फंड रिलेटेड है, या फिर एक पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड रिलेटेड? इंफ्रास्ट्रक्चर फंड रिलेटेड, उसे सही है जी। तो देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कैटेगरी अगर आप देखेंगे ना, तो बहुत सारी चीजें मायने रखती है। पहली चीज होती है कि पॉलिसीज, गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। और ऑफकोर्स जो आपने नंबर्स बताए, ठीक है, उसके नंबर्स के आसपास जो नंबर्स आएंगे वो हो सकता है कि स्मॉल कैप पे आ जाए, राइट, ठीक है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो अगर हमने अभी जो हमारा जो शो का जो मेन पॉइंट था स्मॉल कैप, वो रिटर्न्स अगर आपके जो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है वो स्मॉल कैप के आसपास है, तो स्वाभाविक है कि आपके फ्लेक्सी कैप, लार्ज एंड मिड कैप थोड़ा सा इससे अंडर परफॉर्म किया है, राइट, ठीक है। लेकिन अगर हम इसी चीज को, जो मैं कह रहा था कि एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप उसको एनुअल ईयर्स के हिसाब से अगर आप देखें, तो हो सकता है कि नियर फ्यूचर में तो नहीं, पिछले 4 साल में तो ऑफकोर्स एज एन इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरऑल कैटेगरी ने अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन लास्ट टाइम अगर मेरा ध्यान जाए तो 2018 में इंफ्रास्ट्रक्चर और पीएसयू, राइट, ये दो ऐसे सेक्टर रहे हैं जो सबसे ज्यादा अंडर परफॉर्म कर रहे थे। और उसके बाद जो है वो है एनर्जी, राइट। अगर मैं 2018 की बात करूं, और ये मैं कैटेगरी एवरेज कह रहा हूं अभिषेक जी, जस्ट फॉर योर जस्ट फॉर द नॉलेज, ओके, कि अगर हम बात करें उस समय में स्मॉल कैप इंडेक्स जो है वो 2018 में तकरीबन -18.71% था, राइट, ओके। और इंफ्रास्ट्रक्चर जो एज अ कैटेगरी was down by -18.46, ठीक है, और PSUs were down by -19.8, ओके, उस पर्टिकुलर ईयर में। और उसी समय में समझ लीजिए मैंने लार्ज कैप लिया तो इट वाज अप बाय 0.69, राइट। अगर मैं फ्लेक्सी कैप में देखूंगा तो -5.05, राइट। तो ऐसे तो पॉइंट ये है कि अगर आपको
आप ऐसे निवेशक हो जो 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 एक इन्वेस्टमेंट अच्छा इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को फॉलो करके, ठीक है, आप अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को फोकस करना चाहते हैं जहां पे आपको स्टेडी ग्रोथ पोर्टफोलियो का मिले। ओके, तो यू आर बेटर ऑफ विद डाइवर्सिफाइड फंड्स, राइट, ठीक है, जहां पे आपको हो सकता है कि रिटर्न्स की पोटेंशियल जो है वो थोड़े थोड़े कम हो जाए, ठीक है, बुरा रिटर्न नहीं आएगा ऑफकोर्स, लेकिन कम हो जाए कंपेयर टू आपका सेक्टोरल बेट। लेकिन सेक्टोरल बेट्स जो है, सेक्टोरल इन्वेस्टमेंट जो है, बेट नहीं कहूंगा, सेक्टोरल इन्वेस्टमेंट जो है वो हमेशा वोलेटाइल रहेंगे।